हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज तो भी सैटरडे आया भी नहीं और पहले दिन भारी था। आज स्टूडियो में सुबह से कोई लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, इनके सब यूपीएस बैटरी सब डाउन हो गई और अब इन्होंने पूरा प्रयास किया है कि सब ठीक हो जाए। उम्मीद तो है कि अब सब ठीक चलेगा। हमारी क्लास ऑलरेडी कितनी देर लेट हो चुकी है? हमारी क्लास ऑलरेडी तकरीबन 20 मिनट लेट है। 20 मिनट का तो पहले ही नुकसान है, बाकी स्टिल चलो देखते हैं। आइए, हम लोग अपने पास कर रहे थे डेटस मेथड, और डेटस मेथड के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे साथ साथ देखिएगा, अपने क्वेश्चन नंबर आज पहले करना है 16। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 2.33, पेज नंबर 2.33। क्वेश्चन नंबर 16। .33। हाँ जी, पढ़िए जरा इसको। एक्स लिमिटेड बॉम्बे started on 1st of April 1998, has two branches, one in Kanpur and one in Lucknow. All the goods sold at branches are received from head office, invoiced at cost plus 25%. All the expenses relating to branches are paid by the head office. Each branch has its own sales ledger and sends weekly statements. All the cash collections are remitted daily to head office by the branches. The following particulars relating to the year 31st March 99 have been extracted from the weekly statement sent by the branches. कानपुर और लखनऊ के क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न्स, सन्ड्री डेटर्स, rent and rates, bad debts, salaries, general expenses, goods received from head office, advertisement और closing stock दे रखा है। You are required to prepare branch account as they would appear in the books of head office, showing the profit and loss for the period and a trading profit and loss account separately for each branch। हमने ये भी बनाना है। तो लो साहब, हम ये क्वेश्चन करते हैं और हमने पिछली क्लास में जो समझाया था उसी की प्रैक्टिस करेंगे। ये लीजिए, खान, ये पूरा एक स्क्रीन पर आ जाएगा। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। हाँ जी, ब्रांच अकाउंट में देखिए, सबसे पहले ये है हमारे पास कानपुर लखनऊ। कानपुर लखनऊ, हाँ जी, हम जरा फटाफट से देखें। ये लीजिए, तो मेरे ख्याल से सब जगह क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पटना में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुजफ्फरनगर में दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक है। धनबाद में कोई दिक्कत आ रही है शायद। आइए मेरे साथ साथ अब फटाफट से पढ़ते जाओ और मुझे बताते जाओ कि इसमें क्या क्या करना है। नंबर 1,
वो कहता है एक्स लिमिटेड बॉम्बे स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल हैज 2 ब्रांचेज एट कानपुर एंड लखनऊ। तो एक्स लिमिटेड की 2 ब्रांचेज हैं, कानपुर एंड लखनऊ। ऑल द गुड्स आर सोल्ड एट द ब्रांचेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। तो हमारा लोड का रेट क्या है? कॉस्ट जमा 25%। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस। इनके खर्चे किसने पे कर रखे हैं? हेड ऑफिस ने। इन दोनों के खर्चे हेड ऑफिस पे करता है। ईच ब्रांच हैज सेल्स लेजर एंड सेंड वीकली स्टेटमेंट। ऑल द कैश कलेक्शंस आर सेंट टू हेड ऑफिस। जितना कैश कलेक्शन होती है वो हम हेड ऑफिस को दे देते हैं, दोनों ब्रांचेस। और ये सब चीजें दे रखी हैं उसने आपको। ठीक है जी, आइए जरा मेरे साथ साथ अब जरा इधर देखें। सबसे पहले क्रेडिट सेल, सबसे पहले क्रेडिट सेल मेरे प्यारे चार्टेड अकाउंटेंट। ये क्या हुआ अभी? सीटी किसने मारी खान? हाँ जी, बाप रे बाप, डस्टर ने सीटी मारी अभी। क्रेडिट सेल, जल्दी जल्दी बताओ, क्रेडिट सेल कहां पर जाएगी? क्रेडिट सेल कहां पर जाएगी? कोई नहीं बोल रहा। आज ये किस बात की उदासी है? ये सब आज सूना सूना सा क्यों लग रहा है मॉडल टाउन में? लेकिन बच्चे तो पढ़ रहे हैं। एक बच्ची शायद अपना पेज ढूंढ रही है मॉडल टाउन में, उन्होंने किताब भी खोली नहीं है मॉडल टाउन। चलो हाँ बेटे, पेज नंबर 2.33 हंसना बंद करो और क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। आइए मेरे साथ साथ। क्रेडिट सेल कहीं नहीं, उन्हें बोलो सहस नहीं चल रहा है, कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक। क्रेडिट सेल कहीं नहीं, कैश सेल। अब मुझे ठीक ही बोलना पड़ेगा कि कैश सेल्स तो आएगी, कैश सेल्स नहीं आएगी। उसके स्थान पर क्या लिखूंगा? बाय रेमिटेंसेस। कैश सेल्स 78600, 85200, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहीं नहीं आएगी, सेल्स रिटर्न का कोई लेना देना नहीं। सेल्स रिटर्न के बाद है सन्ड्री डेटर्स। अब आप तो असल में दिक्कत है, आप तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये बताओ, वहीं से इशारा करो, ओपनिंग डेटर के क्लोजिंग डेटर, फटाफट से बताओ, ओपनिंग डेटर के क्लोजिंग डेटर। हाँ, वो एक बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा ओपनिंग की बात कर रहा है क्लोजिंग की बात कर रहा है। वो सिर्फ कह रहा है हाँ बस ठीक है, ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, नालायक वो कह रहा है जी जहां पर समझना हो समझ लो, उतनी हाइट पे समझ लो। ओपनिंग डेटर्स तो बेटे हो नहीं सकते इसके अंदर। ओपनिंग डेटर क्यों नहीं हो सकते? खान इधर दिखाओ। ये लिखा है स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1998। तो इसका मतलब अगर ये स्टार्ट यहां पर हुआ है तो ओपनिंग में कुछ नहीं है, इसलिए कौन से डेटर होने चाहिए? बैलेंस सीडी। डेटर्स कितने के डेटर्स हैं? 34,500, 23,600। फिर उसके बाद है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स की भी एंट्री ना होगी, बल्कि हमने पैसे भेजे हैं उसकी एंट्री होगी। टू कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स 3,200, 4,500। बैड डेट्स, बेटे बैड डेट्स के लिए पैसे भेजेंगे क्या? फटाफट से बताओ। हाँ हाँ, फटाफट से बताओ, बैड डेट्स के लिए पैसे भेजेंगे हाँ या ना? बैड डेट्स के लिए पैसे भेजेंगे हाँ या ना? भाई इलाहाबाद बोलो ना, अजमेर ना। वेरी गुड, अजमेर से आंसर आया। अजमेर वाले बच्चों ने कहा सर दिमाग मत खाओ, बैड डेट के लिए पैसे नहीं जाएंगे, सैलरी के लिए जाएंगे। ओ माय गॉड, 16,000 और 18,000। फिर उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस। वैसे ना आपके सेस के बिना सब सूना सूना सा लगता है, दिल उदास हो जाता है जब आपके मैसेज नहीं आते। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस,
गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो कितने हैं? 1,50,000, 1,25,000, 1,25,000। कोहार्ट इनक्लेव बेटे, अभी तो मेरी क्लास खुद ही लेट स्टार्ट हुई है, आपका सेंटर लेट स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई है। आपका सेंटर वाला तो जेन्युइनली स्टार्ट करने के प्रयास कर रहा था, हमारे यहां से सर्वर डाउन था, इसलिए जो हम कर रहे हैं ये पहला सवाल है ये। फिर उसके बाद क्या हुआ? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस के बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। ओ माई गॉड, 7,500 और 5,200। क्लोजिंग स्टॉक, ये लीजिए बेटे, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 और एक और भी है 35,000। इसके अलावा और इसमें कुछ है क्या? बोलो। अच्छा, आप क्या बोलोगे बेटे? मुझे ही बोलना पड़ेगा। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो मिसिंग है। तो पहले तो मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को ढूंढूंगा, उसके लिए मैंने बनाया जी डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। हाँ जी, डेटर्स का बैलेंस बीडी कुछ नहीं, सबसे पहले लिखो क्रेडिट सेल्स नेट। नेट मतलब सेल्स रिटर्न घटाकर। ध्यान रखना, हम सेल्स रिटर्न सारी की सारी किसकी मानते हैं? क्रेडिट सेल्स की। तो 125,200 माइनस 2,300, 120 कितना आएगा? हाँ साहब, कैलकुलेटर भी नहीं आज तो, और सेस भी नहीं आज तो, क्या करें खान? इधर भी नहीं है कैलकुलेटर। चलो कोई बात नहीं, 1,10,000 माइनस 2,000, 1,08,800 और ये आ जाएगा 2,200 कम कर दें 122,900। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स के बाद आओ जरा इसके अंदर और देखें, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 34,500, 23,600। रेंट रेट्स नहीं आएंगे, बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं 6,000 और नील। सैलरी नहीं आएगी, जनरल एक्सपेंस नहीं आएगा, गुड्स रिसीव्ड नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा। बाकी बच गया, नीले पेन से लिखता हूं, कैश कलेक्शन बैलेंसिंग फिगर। नीले पेन से मतलब बैलेंसिंग फिगर 122,900 माइनस 6,000 माइनस 34,500 इज इक्वल टू 82,400। 108,800 माइनस 23,600, 85,200। ये लीजिए, मैंने कैश कलेक्शन भी ढूंढ ली है। और कैश कलेक्शन कहां पर चली जाएगी? कैश कलेक्शन यहां पर आएगी, 82,400, 85,200। ये भी मैंने अपने पास कर दिया है। अब मुझे जरा फटाफट से आपने सोचकर बताना है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। लो जी लो, लोड डाले, लोड, इसका लोड यहां पर, बाय गुड्स सेंट। लोड, लोड का रेट कितना था? वो कहता है जी हम कितने का माल भेजते हैं? हम भेजते हैं कॉस्ट प्लस 25%, तो माने तो 1/4 ऑफ कॉस्ट। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स। सर ये कैसे पता चला? इसका मतलब है 1 रुपया प्रॉफिट है, अगर 4 रुपए कॉस्ट है तो साहब 4 रुपए कॉस्ट है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अगर मान लीजिए 4 रुपए कॉस्ट है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 रुपए। तो मैं कह सकता हूं 1/5 इज इक्वल टू सेल्स, कि 1 रुपया प्रॉफिट है अगर 5 रुपया सेल्स है तो
तो ये कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। ये जीपी रेशियो है 150 का 1/5, 30,000 और 25,000, ये भी मैंने लिख दिया। और फिर उसके बाद मेरे को यहां स्टॉक का भी रिजर्व डालना है 2, नीले पेन से 2 स्टॉक रिजर्व, वो कितने का आएगा 45 का 1/5, 9,000, 7,000। बस बेटे बस। सर बस बेटे बस मतलब अब तो बेटे आपने इसके बाद प्रॉफिट ही निकालना है, और मैं वो लगता है वो भी अकेले ही निकालना पड़ेगा। 786,000 824, अरे बाप रे बाप, 82400 प्लस 30,000 प्लस 34,500 प्लस 45,000 माइनस 1,50,000 माइनस 3,200 माइनस 16,000 माइनस 2,600 माइनस 7,500 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 82,200। दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट। फिर उसके बाद दूसरे वाले का प्रॉफिट ढूंढते हैं कि दूसरे वाले में प्रॉफिट कितना आता है। 85,200 प्लस 85,200 प्लस 25,000 प्लस 23,600 प्लस 35,000 माइनस 125,000 माइनस 4,500 माइनस 18,000 माइनस 1,500 माइनस 5,200 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 92,800, 92,800। ये लीजिए, ये मैंने अपने पास अकाउंट्स बना दिए। ये कौन सा मेथड था? इसका नाम था डेटर्स मेथड। ये एक मेथड था। इस सवाल में उसने आपसे कहा है कि आप ऐसा करें कि आप ब्रांच अकाउंट तो बनाए ही बनाए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा जी ब्रांच अकाउंट बनाए और नीचे लिखा है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाए। इसका मतलब ये कि मैं एक और मेथड से आंसर निकालूंगा, सेकंड मेथड। ये हमने आपको अभी आज सिखाना है। ये बहुत सिंपल है बेटे, इतना सिंपल कि शायद मेरी बात खत्म ही हो जाए, शुरू करते ही खत्म हो जाए। ये है फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी अपना प्रॉफिट ढूंढा जा सकता है। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट निकालने के लिए या तो वो टेढ़ा मेढ़ा तरीका है या फाइनल अकाउंट मेथड भी है। अगर सवाल साइलेंट है कौन सा मेथड लगाना है, तो ये हमारा प्रेफर्ड मेथड है। वो वाला मेथड प्रेफर्ड है, ये मेथड प्रेफर्ड नहीं है। यानी इस मेथड को आप नहीं लगाएंगे जब तक कहा नहीं जाएगा, हमेशा इसी मेथड से आंसर निकालेंगे। दिस मेथड विल ऑल्सो हैव द सेम आंसर। ये भी सेम आंसर देगा, लेकिन इस मेथड को तभी लगाया जाएगा जब क्वेश्चन के अंदर मांगा जाएगा। तो है कुछ नहीं है, सब कुछ वही, कानपुर लखनऊ, कानपुर लखनऊ। बनाना क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे आप बचपन बीत गया ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते बनाते। बताओ तुम कौन सी क्लास में थे जब तुमने ये बनाना शुरू कर दिया था? वेरी वेरी गुड, तुम फर्स्ट क्लास में थे जब तुमको ये सिखा दिया गया था। तुम्हारे खून में कौन दौड़ रहा है? तुम्हारे खून में फाइनल अकाउंट दौड़ रहे हैं। इसलिए इसके अंदर कुछ सिखाने वाली बात नहीं, सारा का सारा ट्रेडिंग के आइटम आएंगी, सारी की सारी प्रॉफिट लॉस की आइटम आएंगी। ध्यान ये रखना है कि हर चीज किस पर होगी? कॉस्ट पर प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर। भाई जैसे आपको पहले पता है कि ट्रेडिंग के अंदर इसमें कोई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं, हम हर चीज ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट पर लाएंगे, सेल्स को बिक्री मूल्य पर लाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा। देखना जरा मेरे साथ साथ मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खान साहब आओ जरा इधर। सबसे पहले आ गई क्रेडिट सेल, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ये तीनों चीजें कहां चली गई? यहां पर। ये कॉस्ट पर नहीं आएंगी, ये वैसे ही नॉर्मल आएंगी। सेल, कैश सेल, कैश सेल्स कितने की है? 786, 100, 852, 100। और क्रेडिट सेल्स बेटे नेट चाहिए, तो नेट सेल्स कितनी मैंने यहां निकाली थी? 122,900 और 108,800।
इसमें कुछ कॉस्ट नहीं है, सेल्स तो सेल्स ही होगी, सेल्स में कुछ झंझट थोड़ा ना है। सेल्स तो हमारी नॉर्मल प्राइस पर आएगी, सेल्स को हम जिस प्रकार से रखते हैं उसी प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे। आइए आगे चलें। अगली आइटम आ रही है सन्ड्री डेटर्स। डेटर वेटर का कोई काम नहीं इसके अंदर, डेटर यहां पर नहीं आएंगे, मौज करते जाओ, डेटर नहीं आएंगे। रेंट एंड रेट्स आएंगे, कहां पर आएंगे? रेंट एंड रेट्स। ये आगे जी इधर कितने का आ गया रेंट एंड रेट्स? दिस इज 34,000 नहीं 3200 4500। बैड डेट्स, बैड डेट्स है 6000 नील। सैलरीज हनीफ भाई वो सहस नहीं चल रहा। अच्छा शेखर ठीक कर रहे हैं। शेखर को अपनी जन्म पत्री किसी अच्छे पंडित को दिखानी चाहिए। सैलरीज 16,000 18,000। जर्नल एक्सपेंसेस 2,600 1,500। गुड्स रिसीव्ड, साहब गुड्स रिसीव्ड, ये कॉस्ट पे चाहिए, ध्यान रखना। गुड्स मैं सेंट लिख देता हूं। कॉस्ट प्राइस, मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए साहब बिना लोड के। अब मुझे फटाफट से बताना है आपने कि हमारे पास बिना लोड के गुड्स की वैल्यू कितनी कितनी थी। खान दिखाना इधर। ये देखो बच्चों, गुड सेंट 150 माइनस लोड 30, गुड सेंट 125 माइनस लोड 25। तो लोड हटा दीजिए उसमें से, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। वैसे भी ढूंढ सकते हो, 1/5 कम कर दो, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास ये आ गया जी 150 माइनस 30 120 और 1 लाख। चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। रुकने वाली चीजें आप नहीं, रुकने वाली चीजें सहज हैं। ओके आओ मेरे साथ आगे चलो। एडवर्टीजमेंट 7,500 5,200। क्लोजिंग स्टॉक, आओ जी क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखें। किस पर लिखें? कॉस्ट पर के इनवॉइस प्राइस के ऊपर? कुछ तो बोलो, बोलो ना, मैं आपकी लिप से समझ जाऊंगा आप क्या कह रहे हो। कॉस्ट बोल रहे हो या आईपी बोल रहे हो? हैं, कॉस्ट बोल रहे हो कि आईपी बोल रहे हो? सब के सब नालायक हैं। हाँ बड़ा उदास सा हूं बेटे, आपके बिना मैसेजेस के बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कॉस्ट ही बोल रहे हैं, तो कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कितनी आ गई? 45 माइनस 9,000 36,000 और 35 माइनस 1/5 28,000। बस खत्म बेटे खत्म। 2GP 2GP मुझे आज अकेला ही काम करना पड़ेगा लगता है। बच्चे आज बड़े खुश हैं, बताओ क्यों? कह रहे हैं अब हमारा क्या कर लोगे, टांग तोड़ लोगे? आराम से चुपचाप अकेले सवाल करो, हमारा अब आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ वही बात है, मैं आपको कहता था आप नालायक हैं, आज मैं कैसे कह सकता हूं आपको आप नालायक हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि आप सही आंसर निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। 108 800 प्लस 28,000 माइनस 1 लाख 1,22,000 2,22,000 2,37,500 2,22,000 बाय जीपी 1,17,500 1,22,000। तो अब मैं क्या निकाल लूंगा? 2 नेट प्रॉफिट्स। सर दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा? वो तो बेटे निश्चित बात है, आप जितने मर्जी तरीके लगा लो, आंसर का तो सेम आना स्वाभाविक है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी मेथड से भी काम करें प्रॉफिट तो सेम आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कंपनी ने तो प्रॉफिट एक ही कमाया है ना। तो आओ जरा 117,500 माइनस 3,200 माइनस 6,000 माइनस 16,000 माइनस
2600 माइनस 7500 इज इक्वल टू 82,200। कमाल है सर, ये तो आंसर बड़ा आसान हो। अरे तुम पहले भी तो ऐसे निकालते थे इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर, ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते थे, तो यही तो होता था। और यही प्रॉफिट तो नालायक को इनकॉर्पोरेट होता था यहां पर। यहां पर आप जब इनकॉर्पोरेशन सीखते थे तो इसी प्रॉफिट को जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से बनाते थे, थोड़ा सा कान घुमाना, इसी प्रॉफिट को तो उठा करके यहां से उठाते थे और कहां ले जाते थे, ब्रांच अकाउंट में ले जाते थे, और ब्रांच अकाउंट टैली होता था। तो चाहे ये प्रॉफिट हो चाहे ये प्रॉफिट हो, सेम आंसर तो होगा ही होगा। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ना सिखा रहा हूं आपको मैं, कोई जादू है ये भी आपने सीख रखा है इंडिपेंडेंट में। हमने तो इंडिपेंडेंट सीख ली तो इंडिपेंडेंट ने मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया, हर चीज सीखी हुई है उसके अंदर। अब इसका प्रॉफिट भी आना चाहिए 9200, 122,000 माइनस 4500 माइनस 18,000 माइनस 1500 माइनस 5200 इज इक्वल टू 92,800। लो बेटे लो, हमने ये भी कर लिया। ठीक है सर हमें कॉपी करने का मौका दिया जाए। मैंने कहा ठीक है खान, बच्चों को कॉपी करने का मौका दिया जाए। चलते जाओ 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 चलते जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे अब हम, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम, फिर उसके बाद 20th क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, 21st क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, हम समझ गए कि इसके बाद बड़े सारे क्वेश्चन घर पे ही करने वाले दोगे आप। हाँ, जरा मेरे साथ साथ चलते जाओ और देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंतजार। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको टाइम दे भी रहा हूँ, और मैं एक सवाल भी देख रहा हूँ आपके लिए। अच्छा जी, हाँ जी, जरा फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था जो मैंने आपको बोला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर 2.34। आओ पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। आइए जी फटाफट से जरा देखते हैं कि अब आप कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो कहता है सी ऑफ दिल्ली, जो ब्रांच है वो कहां की है, वो दिल्ली की है। ठीक है सर, दिल्ली की ब्रांच है। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%. The branch does not maintain account books, and all the collections at branch are remitted to head office. The expenses of the branch are reimbursed by the head office. From the following particulars, prepare branch account in the books of head office for 6 months ending on 30th of September. उसने कहा पिछले 6 महीने से ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो आइए जरा पढ़ें इसको। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग पेटी कैश। ट्रांजैक्शन फॉर द 6 मंथ्स में लिखा हुआ है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 2,25,000 रुपए। फिर उसके बाद लिखा है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, नॉर्मल लॉस, सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर्स एट ब्रांच, फिर बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एट ब्रांच, बैड डेट्स, ट्रेड डिस्काउंट टू कस्टमर्स ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इनवॉइसिंग, goods sent to branch on 27th of September but received by branch on 5th of October, cash sent to branch for expenses, cash discount allowed to debtors, closing balances of stock, debtor का बैलेंस गायब है, petty cash का बैलेंस 500 है, depreciate furniture,
बाय 20%। लो जी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिन पर जनरली क्वेरीज आती हैं, तो हम वो करेंगे। अजमेर बेटे बड़े उदास से बैठे हो, जो सबसे आखिरी में प्लाईवुड के बिल्कुल साथ बैठे हैं, 2 बच्चे बड़े उदास बैठे हैं। हाँ, सब ठीक ठाक है? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं बेटे? कोई परेशानी नहीं? हाँ हाँ, वो कह रहे हैं जी हाँ सब ठीक है जी। आओ, तो आओ जरा मेरे साथ साथ, और हम जरा इसका आंसर निकालना शुरू करें। मेरे साथ साथ चलना। हाँ जी, मांगा कौन सा मेथड है? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट मांगा है उसने। किसका ब्रांच अकाउंट मांगा है? ब्रांच कहां पर है भाई? लिखा नहीं, बस ये लिखा ब्रांच है। जरा फटाफट से देखते हैं इसमें लोड का रेट क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि लोड का रेट है कॉस्ट प्लस 25%। तो लोड का रेट है 1/4 ऑफ कॉस्ट। कैसे पता चलता है? कॉस्ट प्लस 25%। तो 25% को आप बोलते हो 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो इसे हम क्या क्या और लिख सकते हैं कि अगर 1 रुपया प्रॉफिट है 4 रुपए कॉस्ट में, तो 1 रुपया प्रॉफिट है 5 रुपए सेल्स में। ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंट बुक्स एंड ऑल द कलेक्शंस आर, ये तो पॉइंट हो चुका था। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। तो हम अपना ओपनिंग स्टॉक वापस कर देंगे। हम कहेंगे ब्रांच को ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन साहब ये 55,000 है, मैं सारा अकाउंट इनवॉइस पे बना के फिर लोड निकालूंगा। सर हम सीधा ही कॉस्ट कर लेते हैं। नहीं बेटे नहीं, जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो करो। सभी लोग 15 अगस्त पे पतंगे उड़ाते हैं। आप कौन? नहीं मैं पतंगे नहीं उड़ाऊंगा, मैं तो उस दिन होली का रंग लगाऊंगा। तो लोग आपको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना। जो प्रथा है उसको फॉलो करो। प्रथा क्या है कि सभी चीजों को इनवॉइस प्राइस पर लिखकर फिर इसे कन्वर्ट करना आपने कॉस्ट के ऊपर। तो आप प्रथाओं का पालन करें, ठीक है ना, हमारा कल्चर है ये। आओ जरा मेरे साथ साथ। 55,000 में लोड कितना है? 1/4, और मुझे अकेले ही काम करना है। 55,000 डिवाइडेड बाय 4, 13,750। तो ये 5 और ये कितना हो गया? 68750। ये लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं जी अगली आइटम पर। ओपनिंग डेटर्स 15,000। वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ। सर वापिस क्या ले जाओ? हम ब्रांच को फोन करके कह रहे हैं ले जाओ, अपने डेटर भी वापिस ले जाओ। कितने के हैं? 15,000। हमने उनके डेटर्स भी वापिस कर दिए। हमने कहा चलो भैया डेटर तुम भी जाओ। फिर उसके बाद है ओपनिंग फर्नीचर। हम उसे उसका फर्नीचर भी लौटा देंगे। वो एक गाना भी तो है ना, मेरा कुछ सामान लौटा दो, है खान? हाँ, तो ब्रांच कह रही है कि पिछले दिन जो तुमने मुझसे लिया था मेरा वो सामान लौटा दो। फिर उसके बाद है ओपनिंग पेटी कैश 500। वैसे आजकल के जो बच्चे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं वो ऐसे गाने कहां सुनते होंगे? इतने बढ़िया गाने हैं वो सुनते हैं, वही वाले गाने। वो क्या नाम है? हाँ, 4 बज गए पार्टी बाकी है। बताओ, कमाल की बात है, क्लास बाकी नहीं है, 4 बज गए पार्टी बाकी है। बताओ, ये गाना है? आओ जरा, फिर उसके बाद चलते हैं। ट्रांजैक्शंस फॉर द 6 मंथ्स, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2,25,000। मैं आपको बताना चाहता हूं गुड्स रिसीव्ड के बारे में एक बात। अब आपको साहब इशारों से बताना पड़ेगा। इस घड़ी मेरे सामने 4 सेंटर चल रहे हैं, वो 4 ही सेंटर आज चलेंगे क्योंकि कुछ सिस्टम में दिक्कत है। वैसे सेंटर चेंज होते हैं लेकिन आज चेंज ना हो गए। यही 4 सेंटर आंसर देंगे, नहीं देंगे तो यहीं से चांटा आएगा। वो 4 सेंटर के नाम है इलाहाबाद इस कोने पर है, अजमेर इस कोने पर है, मॉडल टाउन इस कोने पे है, फरीदाबाद इस कोने पर है। अगर तुमने आंसर नहीं दिया बेटे तो पिटे से पिटे, समझ में आ गई? मॉडल टाउन जो पिलर के पास बच्चा बैठा है काली शर्ट में, आपने आंसर देना है।
ठीक है। वो बच्चे ने गर्दन नीचे कर ली, कह रहा सर मेरा शनि आज भारी हो गया, शनिवार परसों था भारी आज ही हो गया। हाँ बेटे तुम आज कुंडली दिखाकर नहीं आए घर से, आज तुम ऐसे ही आ गए, जहां शनिदेव दिखा करें वहीं दान कर दिया करो। अब मुझे ये बताना है आप सबने, आप चारों सेंटर ने बताना है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। जब मैं ये इसमें लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर जो मैं लिखता हूं वो क्या होता है? वो गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच होता है या गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस होता है? ये ए है, ये बी है, नहीं ये 1 है, ये 2 है। हमारे यहां पर जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच लिखा जाता है या गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस लिखा जाता है। सर हाउ डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच, हो सकता है इसने 1 लाख का माल भेजा हो, इसे 90,000 का माल मिलेगा, तो हो सकता है गुड्स इन ट्रांजिट हो। हेड ऑफिस की बुक्स में 1 लाख की एंट्री है कि 90,000 की एंट्री है, यानी रिसीव्ड की एंट्री होगी या सेंट की एंट्री होगी। 1 या 2 में आपने आंसर देना है और आप मेरे को वहीं से इशारा करेंगे 1 या 2, फटाफट से बताएंगे 1 या 2। अजमेर से आंसर ले लिया। अब इलाहाबाद वाले बच्चे, वेरी गुड, इलाहाबाद कमाल है। मॉडल टाउन, वो मॉडल टाउन ध्यान से समझ में नहीं आ रहा, वो बच्चे की 1 उंगली है कि 2 उंगली है, थोड़ी सी शर्ट से बाहर निकाल कर दिखाइए वो शर्ट में। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मॉडल टाउन। और बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? कौन सी केस की बात कर रहे हैं? ठीक है, फरीदाबाद। आइए साहब फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद में एक बच्चे ने 2 उंगलियां कर, अरे फरीदाबाद ये 4 बन गए, एक हाथ नीचे कर लो अपना। कौन सा केस लगेगा? सिर्फ और सिर्फ दूसरा। बस सीधी सीधी बात है। देखा बेटे, बगैर सेस के भी, मैं भी सास कहने लगा था, हाँ बगैर सेस के भी गुजारा हो जाता है। ठीक है, आइए ठीक है, आओ जी। तो मैं कह रहा था जी यहां गुड सेंट आएंगे। तो गुड सेंट, हालांकि वैसे अगर यहां से सेंट और रिसीव्ड दोनों बराबर हो तो इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर मान लीजिए भेजे भी इतने ही हो, मिले भी उतने ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये कि गुड्स सेंट या गुड्स रिसीव्ड में कोई दिक्कत नहीं आती अगर सेंट बराबर है रिसीव्ड हो। लेकिन इस सवाल में अंतर है, इस सवाल में अंतर है। आओ आओ मेरे बच्चों आओ, दिखाओ जरा खान। यहां लिखे हैं गुड्स रिसीव्ड 225 और ये लिखे हैं गुड्स सेंट 1500 जो नॉट येट रिसीव्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव किए 225 के और उसने भेजे कितने अपने पास? 1500 के गुड्स और भेज रखे हैं। तो इसका मतलब ये कि यहां पर जो मैं लिखूंगा, पता कितने लिखूंगा कि 225 तो उसने रिसीव कर लिए और 1500 भेजे लेकिन उसको मिले नहीं। तो टोटल सेंट कितने हो गए? 2,26,500। अब यह भी ध्यान रखना कि इसका मतलब ये हो गया कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना माल भेजा? 226,500। इसे मिला कितना? 225,000 और मिलने वाला है इसको 1500। तो ब्रांच के पास अल्टीमेटली 1500 के गुड्स इन ट्रांजिट है, लेकिन हमें तो भेजने की बात करनी थी तो भेजना शुरू कर दिया। बस ये ध्यान रखना होता है कि हमें ब्रांच की बात नहीं करनी होती, हमें किसकी बात करनी होती है? हेड ऑफिस की, कि मेरे यहां से गुड्स गए कितने, वो इतने गुड्स गए, हमने वो लिख दिया अपने पास। आइए और आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कह रहा था 225 के बाद कैश सेल्स। कैश सेल्स कहां जाएगी? बाय। रेमिटेंसेस। कैश सेल्स कितने की कैश सेल्स है? 195। ये पैसा हमने हेड ऑफिस को भेज दिया। क्रेडिट सेल्स की एंट्री इसमें नहीं आएगी। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बेटे गुड्स रिटर्न
हेड ऑफिस, ये है हेड ऑफिस, ये है ब्रांच। ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापसी किया, तो हेड ऑफिस के यहां पर क्या एंट्री बनेगी? इसने माल वापसी लिया, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो क्या लिखूं? बाय गुड्स रिसीव्ड। कहां से रिसीव किए थे? ब्रांच से। कितने रुपए थे? 12,750। ध्यान दें बेटे, ब्रांच ने गुड्स भेजे हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिए, तो अल्टीमेटली हेड ऑफिस अपने एंट्री डालेगा, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। आइए और आगे चलते हैं अपने पास। हम कहां तक पहुंच गए? हम 1,95,000 तक पहुंच गए हैं। अगले आइटम पर आते हैं, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है बेटे। मैं अभी कल जा रहा था घर, तो मेरा पड़ोसी बाहर ही खड़ा था और मेरे पड़ोसी ने बताया उसकी जेब कट गई है। बताओ मैं क्या एंट्री डालूं? जेब उसकी कट गई, मैं क्या एंट्री डालूं? मेरी बुक्स में थोड़ा ना एंट्री होगी। पड़ोसी की जेब कट रही है तो मेरा क्या लेना देना? वैसे ही अगर नॉर्मल लॉस हो गया या एबनॉर्मल लॉस हो गया, कहां हो गया? ब्रांच में हो गया, तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, मेरे साथ कोई ट्रांजैक्शन थोड़ा ना है। याद करो, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अगर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होता है ब्रांच में, तो हेड ऑफिस क्या करेगा? कुछ नहीं, हेड ऑफिस का क्या लेना देना है इसके अंदर। इसलिए जब भी कहीं कंफ्यूजन आए, याद कर लो कि इंडिपेंडेंट में क्या करते थे, जो इंडिपेंडेंट में करते थे वही डिपेंडेंट में करते हैं। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। आओ आगे चले। तो फिर उसके बाद हमारे पास कहां चला गया? नॉर्मल लॉस भी खत्म। सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच। जरा देखिए, ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, ये कस्टमर है। कस्टमर ने ब्रांच को माल वापिस ही किया, हेड ऑफिस की एंट्री डालेगा। सोचो जरा मेरे साथ साथ, अगर मान लीजिए कस्टमर माल वापसी करता है ब्रांच को, तो ब्रांच एंट्री करेगी, लेकिन हेड ऑफिस थोड़ा ना एंट्री डालेगा। हेड ऑफिस का तो नॉर्मल काम हो, कहेगा भाई मेरे पास थोड़ा ना वो माल आया है, इसलिए इसको कोई लेना देना नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर कस्टमर से कैश रिसीव हुआ तो इसकी भी एंट्री हेड ऑफिस को नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये पैसा हेड ऑफिस को मिलता है, इसलिए मुझे एंट्री डालनी पड़ती है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कितना अमाउंट आ गया? 50,000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एट ब्रांच। हमने कस्टमर से बिल्स रिसीवेबल रिसीव कर लिए। अब इसका मतलब ये कस्टमर ने हमको बिल्स रिसीवेबल दे दिए। अब कस्टमर को बिल्स दे दिए तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? कुछ भी नहीं, हमारा उससे क्या लेना देना। अगर मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल रिसीव कर लिए गए, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं डालेंगे। हाँ, वो बात दूसरी है कि ईयर एंड के ऊपर ये बिल्स रिसीवेबल मेरे पास एसेट्स के रूप में आ रहे होंगे। अच्छा, फिर आगे हमारे पास, मैं पिछले पेज पर आ रहा हूं, मैं यहां तक पहुंच गया था, अब मैं यहां पर से शुरू कर रहा हूं। मैंने पहले ये वाली साइड खत्म की है, अब मैं ये वाली साइड खत्म करूंगा। ठीक है? तो बैड डेट्स की कोई एंट्री नहीं होगी, बैड डेट्स का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट टू डेटर्स ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इनवॉइसिंग। कहता है कस्टमर्स को हमने डिस्काउंट दिया, 12,000 रुपए का बिल में उनको डिस्काउंट दिया। जरा सोचो, ब्रांच ने डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को, मैं क्या एंट्री डालूं? अगर ब्रांच अपने यहां डिस्काउंट दे रही है तो हेड ऑफिस क्या करेगा? कुछ नहीं, हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है, यानी इसका भी कुछ लेना देना नहीं है, ये भी काम खत्म। गुड्स सेंड टू ब्रांच रिसीव्ड बाय ब्रांच, इसका भी कुछ नहीं करना। लेकिन एक बात पक्की है कि ईयर एंड पर जब आप आखिरी में अपने क्लोजिंग एसेट्स को अपने साथ जोड़ेंगे, तो गुड्स इन ट्रांजिट को जोड़ना पड़ेगा। गुड्स इन ट्रांजिट कितने रुपए के आ जाएंगे? गुड्स इन ट्रांजिट हमारे पास होंगे 1500। आपको ध्यान है कि ईयर एंड पर हम अपने साथ उसका सपना लेते थे, उसकी संपत्ति मेरी संपत्ति, तो ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है? हमने गुड्स इन ट्रांजिट भी लिख दिया। अगले आइटम पर आते हैं, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। जो हमने कैश सेंट कर दिया, तो लीजिए टू कैश सेंट। अच्छा जी, कैश सेंट 10,500, कैश सेंट 10,500। लो भाई, सैस चालू हो गया है, तो फटाफट से अपने अपने सेंटर पर सैस लॉगिन करवा लीजिए एक बार। सैस इज नाउ ओके। अगले आइटम पर आते हैं। तो हमने कहा कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 10,500।
अगले पेज पर लिखा है हमारे पास कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स 800, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री होगी। क्लोजिंग बैलेंसेस की क्या एंट्री होगी, फटाफट से देखें। स्टॉक 5600, डेटर्स ओ माई गॉड मिसिंग है। पेटी कैश, जो जो ब्रांच के पास आखिरी में है वो सब लेना पड़ेगा हमको अपने साथ। पेटी कैश। डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 20%, तो फर्नीचर को 20% कम कर दो। तो मुझे फटाफट से बताइए, डेप्रीशिएट अगर मैं कर दूं फर्नीचर को 20% से, तो जो ये 12,000 का अमाउंट है वो 20% कम हो जाएगा। सर क्या हमको आधे साल की डेप्रीशिएशन नहीं लगानी? नहीं बेटे, आधे साल की डेप्शन नहीं लगानी, हमें पूरे साल की भी डेप्शन नहीं लगानी, हमें तो सीधा सीधा 20% डेप्शन लगानी है। सवाल में लिखा है 20% डेप्शन लगा दो, हम 20% डेप्शन लगा देंगे। अगर ये होता 20% पर एनम, तो फिर मैं उसका आधे साल की डेप्शन लगाता और आगे लेकर चलता। आइए मेरे साथ साथ, तो ये कितना हो गया, 12,000 का 80%, 9600। लीजिए, मैंने अपने पास इसे भी लिख दिया है। अब एक तो लोड वाला काम बाकी है, तो चलो लोड वाला काम पहले कर लूं। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 13,750, इसका लोड आ गया। गुड्स सेंट, गुड सेंट का लोड 226,500। उन्हें बोलो सहज ठीक हुआ नहीं अभी, डिवाइडेड बाय 5, 45,300। फिर उसके बाद कैश सेंट का कुछ लेना देना नहीं है। गुड्स रिटर्न का लोड आएगा, गुड्स रिटर्न। इसका मतलब ये कि हमने जो जो माल भेजा उसके ऊपर लोड, जो वापसी लिया उसके ऊपर लोड। 12,750 का 1/5, 2550। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, स्टॉक पर भी और गुड्स इन ट्रांजिट पर भी 1500 प्लस 1420। हमने अपने पास सारे लोड डाल दिए हैं, सिर्फ एक ही चीज बचती है, और वो क्या बचता है, वो बचता है हमारे पास स्टॉक नहीं, डेटर्स का बैलेंस। अगर हम डेटर्स का बैलेंस निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। सहस नहीं चल रहा इस समय, नहीं चल रहा सहस भाई, मेरे बच्चे इतनी देर चुप रहते नहीं। हाँ जी, अब मुझे बनाना है अपने पास डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, अब डेटर्स अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दे। डेटर्स अकाउंट का सबसे पहले तो बैलेंस बीडी, डेटर्स अकाउंट में बैलेंस बीडी, $15,000। फिर उसके बाद आई हमारे पास बैड डेट्स, ₹400। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये ट्रेड डिस्काउंट वाली बात है जिसकी मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। और फिर है हमारे पास कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो उसमें से क्रेडिट सेल्स है 80,000, जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करनी पड़ेगी। सेल्स रिटर्न 500, 79,500। फिर उसके बाद हमारे पास है कैश रिसीव्ड 50,000।
कैश रिसीव्ड के बाद बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। अब बिल्स रिसीवेबल साहब जो 15,000 के लिए है ना, इसको आखिरी में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बीआर लिए हैं तो साहब आपके पास अभी तक पैसे होने चाहिए, क्योंकि बीआर अगर मान लीजिए हमारे पास थे तो या तो कैश आना चाहिए था, नहीं आया तो अभी तक हमारे पास आखिरी में ये बैलेंस पड़ा हुआ होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज आई बीआर के बाद, कैश डिस्काउंट अलाउड। कोई कैश डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट कितने का है 800। बस अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डेटर्स का बैलेंस कितना बच जाता है, बैलेंस सीडी। हमने ट्रेड डिस्काउंट का कुछ नहीं किया, बिना उसका कुछ किए हुए हमने काम कर दिया। अभी मैं उसकी चर्चा करता हूं कि हमने ट्रेड डिस्काउंट का कुछ क्यों नहीं किया। 15,000 प्लस 79,500 माइनस 50,400 माइनस 15,800 28,300 अब इससे अपने पास हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने पास प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं कि प्रॉफिट कितना कितना बनता है। तो ये मैं जरा टोटल लगा दूं, प्लस 9,600 प्लस 15,500 प्लस 5,600 प्लस 1,500 माइनस 45,300 माइनस, अरे बाप रे बाप, ये तो प्लस की आइटम चल रही थी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। 13,750 45,300 प्लस 1,500 प्लस 5,600 प्लस 28,300 प्लस 15,500 प्लस 9,600 इज इक्वल टू 377,300। माइनस 68,750 माइनस 15,000 माइनस 12,500 माइनस 226,500 माइनस 10,500 माइनस 2,550 माइनस 1,420 इज इक्वल टू प्रॉफिट 40,080। सर आपने ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूं साहब ट्रेड डिस्काउंट। देखो ये एक चीज समझो, ये कोई इनवॉइस है, बिल है कोई, ठीक है ना, देखे हुए ना बिल आपने। तो मैंने कोई चीज खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, 70,000 रुपए की। उसने मुझे इसमें से डिस्काउंट दे दिया 5,000 रुपए का, और मेरी बिलिंग हो गई 65,000 रुपए की। जो हमारी इनवॉइस में डिस्काउंट होता है, इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये इनवॉइस में लगा होता है। और साहब मैं इसकी जब एंट्री डालता हूं, मैंने माल बेचा है तो मैंने बेचते वक्त डिस्काउंट दे दिया, तो मैं एंट्री क्या डालता हूं, डेटर अकाउंट डेबिट 65,000 टू सेल 65,000। तो साहब ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी ट्रीट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही डेटर में घटा होता है, वो ऑलरेडी सेल में पहले ही घटा होता है। इसका मतलब आप जब 65,000 रुपए से एंट्री डालते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट अपने आप कट गया। और क्योंकि हमेशा ही हम एंट्री यहां से डालते हैं, इसका मतलब यह कि ट्रेड डिस्काउंट का हो गया नो ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स, नो ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स। फिर वो आदमी मुझे पैसे देता है, जब पैसे देता है तो मुझे कहता है जी मैं तो 62,000 दूंगा, और मैं उसको डिस्काउंट दे देता हूं 3,000 रुपए का, और टू डेटर्स हो गया 65,000। ये वाला डिस्काउंट जो होता है बेटे, ये लेटर ऑन दिया जाता है, ये तो पहले ही दिन पता होता है, ये लेटर ऑन दिया जाता है, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की तो एंट्री हमेशा करनी पड़ती है, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री ऑटोमेटिकली इसमें कटी होती है। यही सवाल में लिखा था जिसका मैंने कुछ नहीं किया, जिस पर मैंने कांटा लगा दिया था। इधर आओ खान, ट्रेड डिस्काउंट टू कस्टमर्स। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पागल बनाने के लिए दिया गया है। लिखा भी है ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इनवॉइसिंग।
इनवॉइस में उसको ले रखा है ऑलरेडी, तो हमें इनवॉइस में ले रखा है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हेंस हमने इसका इस प्रकार से प्रॉफिट निकाल कर दिखाया कि इसका ये प्रॉफिट होगा। ठीक है सर। सर मैंने कहा हाँ सर, आप एक सवाल हमें और करा दीजिए। मैंने कहा चलो मैं करा देता हूं बेटे, बच्चों ने कह दिया तो मैं क्यों ना कराऊं। खाना ना, ये आपकी किताब के शुरुआत, ये किताब है ना, किताब के बिल्कुल शुरुआत में ही मई 2011 का पेपर प्रिंटेड है। ठीक है, मई 2011 के क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये चौथा है, चौथे का बी पार्ट, ये क्वेश्चन ब्रांच का है, ये क्वेश्चन करेंगे हम। आइए, क्वेश्चन फोर्थ का, ये फोर्थ है फिफ्थ है, क्वेश्चन फोर्थ का बी पार्ट। हाँ भिजवा दीजिए। XYZ company is having at its branch at Kolkata, goods are invoiced to branch at 20% profit on sale. Branch has been instructed to send all the cash daily to head office. All expenses are paid by head office except expenses which are met by the branch manager. यानी जो खर्चे हमारे होते हैं ब्रांच मैनेजर वाले, वो ब्रांच मैनेजर पे करता है, बाकी सब हेड ऑफिस पे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग कैश, ओपनिंग फर्नीचर, गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। फिर उसके बाद कहता है जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 1800, 3200, 800, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, इसके बारे में आप बताएंगे क्या करना है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 28,000 रुपए। ये सवाल करना है, करना शुरू कर दूं? ठीक है, ये लीजिए। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी, मई 2011, ब्रांच अकाउंट मांगा उसने। ब्रांच अकाउंट, उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं जी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपीज टू ओपनिंग स्टॉक। ₹30,000। डेटर्स का 1 अप्रैल का बैलेंस 18,000 रुपीज। $18,000। कैश इन हैंड 800 रुपए। ऑफिस फर्नीचर 3,000 रुपीज। ₹3,000। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस, to goods sent to branch 160, 1,60,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस
2,000 रुपीज। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रेमिटेंसेस, कैश सेल्स, नहीं कैश फ्रॉम डेटर्स 60,000, और कैश सेल्स, कैश सेल्स कहां गई? कैश सेल्स गई 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्रेडिट सेल्स यहां पर नहीं आएंगी, डिस्काउंट यहां पर नहीं आएगा, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस आएंगे। उनमें भेजे 3 खर्चे, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी। रेंट, तो देखें इसके अंदर कितना कितना 1800, 3200, 800, 1800, 3200, 800। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, बताओ भाई फटाफट से, चारों सेंटर बताओ। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच आएंगे या नहीं आएंगे? पेटी एक्सपेंसेस पेड सिर्फ फरीदाबाद, इलाहाबाद, अजमेर ने आंसर दिया है। मॉडल टाउन, तुम जानते हो अपने सेंटर के बारे में, तुम्हारे सेंटर से बड़े सारे रैंक होल्डर आते हैं और आंसर देते नहीं तुम लोग, नालायक। बताओ जरा फटाफट से, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच एंट्री करूं कि नहीं करूं? हाँ जी हाँ, मॉडल टाउन कह रहे हैं कर दो एक्सपेंसेस पेड। अरे नालायक, कैसे कर दूं? यही तो एक नई चीज आई इस सवाल में, वो हम थोड़ा ना पे करेंगे। हेड ऑफिस ब्रांच, ब्रांच ने खर्चे पे किए, मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, मेरा क्या लेना देना इससे। अच्छा ठीक है सर। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, तो वो डेप्शन लगाएगी, ब्रांच अपने यहां डेप्शन लगाएगी। हेड ऑफिस क्या करेगा? कुछ नहीं। मेरे पड़ोसी कार घिसती है, मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं। आइए उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 28,000 बाय, क्लोजिंग स्टॉक 28,000। और अभी इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें बाकी हैं? डेटर्स मिसिंग है। ओ माय गॉड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बेटे 800 रुपए था, 800 में से हमने कितने खर्च कर दिए थे? 600 रुपए। तो 800 रुपए ओपनिंग में था, हमने 600 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने रुपए रह गए? 200 रुपए। और फर्नीचर पर डेप्शन लगानी है। फर्नीचर 3,000 रुपए का था, और हम जब सपना लेंगे तो फर्नीचर कितने का रह जाएगा? 10% पर एनम। और ये अकाउंट्स जो दे रखे हैं पूरे साल के दे रखे हैं कि आधे साल के दे रखे हैं? यहां पर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 साल के दे रखे हैं, तो 1 साल में 10%, 300, 2700। देखो बेटे, ओपनिंग के आगे डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल, क्लोजिंग के आगे डेट लिखी है 31 मार्च, जिससे पता चलता है कि हमारे पास 1 साल का सवाल है। ये आखिरी काम रहता है डेटर्स को ढूंढने का और लोड निकालने का। डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। डेटर्स अकाउंट के अंदर चेक करते हैं। बैलेंस बीडी 18,000। डेटर्स के बाद हमारे पास क्या चीज आ रही है? डेटर्स के अंदर और क्या क्या है? डेटर्स में और क्या है?
गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो ये सेल्स रिटर्न है, तो यहां कहीं सेल्स होगी। सेल्स रिटर्न कितने की दे रखी है? 960। फिर है क्रेडिट सेल्स 60,000 और कैश कलेक्टेड भी दे रखा है 1,00,000 रुपए। तो कैश कलेक्टेड भी आ गया, सेल्स भी आ गई, डिस्काउंट भी आ गया। डिस्काउंट है 160। एक्सपेंसेस पेड तो यहां पर आएंगे नहीं, बस बैलेंस सीधी निकलाएगा डेटर्स का। तो पहले हम सेल्स का बैलेंस डाल दें कि सेल्स, हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? तो फिर नहीं तो हाँ जी, 60,000 माइनस 960, 59,040 प्लस 18,000 माइनस, मेरे को लगता है कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं करी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हाँ देखा ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है? 60,000 माइनस 60,000 160, 16,880, 16,880। इसके बाद आती है अगली घटना, लोड डालने की। तो फटाफट से लोड देखते हैं। लोड नीले पेन से डालेंगे। लोड है 1/5 ऑफ सेल्स, लिखा है ना 20% ऑफ सेल्स, इसका मतलब हो गया 1/5 ऑफ सेल्स। तो इसका 1/5 निकाल दो। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 6,000, और फिर उसके बाद मुझे बताना है आपने गुड सेंट, इसका भी 1/5 32,000। गुड्स रिटर्न का लोड 1/5 400, और क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व 5,600। मॉडल टाउन बातचीत बंद बेटे, मॉडल टाउन नालायक, अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना आता है। प्लस 1,60,000 प्लस 400 प्लस 1,800 प्लस 3,200 प्लस 800 प्लस 5,600 माइनस 60,000 माइनस 1,00,000 माइनस 6,000 माइनस 32,000 माइनस 2,000 माइनस 28,000 माइनस 16,880 माइनस 200 माइनस 2,700। प्रॉफिट आ गया हमारे पास 24,180। 24,180। ठीक है सर, ये भी कर लिया हमने। तो आप तो कर ही लोगे, मैं जानता हूं आप कर ही लोगे। होमवर्क में लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 35, तब तक होमवर्क भी देते जाए ना।
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, और अभी तो यहां तक दिए, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27, और इसके अलावा क्वेश्चन 20। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, बैठे रहो। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर है उसका 2.36। क्वेश्चन नंबर 18, वाइड स्प्रेड लिमिटेड, कंपनी का नाम है वाइड स्प्रेड लिमिटेड। ठीक है जी, वो क्या करती है वाइड स्प्रेड लिमिटेड? इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। ये सेस चल पड़ा है क्या? हाँ, सेस बेटे फिर चालू हो गया है। जरा फिर से देखो एक बार, सेस पर मैसेज देखो डल रहे हैं कि नहीं डल रहे। एक बार तुम चेक करो अखिल। रोहतक का ही सेस चालू है क्या? खाली रोहतक ही सेस? सब बेकार है। हाँ, खाली रोहतक का सेस चल रहा है, बताओ। और वो नालायक भी ब्रेक ही मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा अचानक क्या हो गया, रोहतक ने ब्रेक करना शुरू कर दिया। नहीं हुआ, मना कर दिया। और अजमेर मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं चल रहा सेस। अजमेर बेटे एक बार री लॉग इन करो, वो कह रहे हैं री लॉग इन करो। हाँ, मेरे पास यहाँ हनीफ है, हनीफ कह रहे हैं री लॉग इन करो जरा एक बार। आइए क्वेश्चन देखें। हाँ, रोहतक का सेस चल रहा है। रोहतक तुम तो कमाल के बच्चे हो, तुम्हारा सेस चल रहा है। वाइड स्प्रेड लिमिटेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच। अच्छा, पहले आप ब्रेक ले लो साहब, 10 मिनट का ब्रेक ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं सिस्टम रिफ्रेश करना है एक बार, तो इन द मीन टाइम तो ठीक हो जाएगा। 3:35 हुए हैं, और आप ब्रेक ले लीजिए पहले, तब तक उम्मीद है सेस चल जाएगा।
हाँ जी बेटे, आप सब बैठ गए क्या? हाँ, बैठ गए हैं। अभी हमारे यहाँ से इंडिया कैन से जो एकेडमिक टीम से सुरभि हैं, वो आपको कुछ 2 मिनट एड्रेस करेंगे, तो आप उनकी बात सुने और फिर मुझे बताएं। A very good evening to all our students. कुछ लोग हमसे कल भी मिले थे, कुछ स्टूडेंट्स CFM की क्लास में, इसमें कुछ बच्चे वो वाले कॉमन भी होंगे। सो आई होप आप लोगों ने जिन्होंने फीडबैक अपने दिए हैं, ईमेल किया है, उन लोगों को उनके रिस्पॉन्सेज मिले हैं, राइट? तो नाउ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ IPCC अकाउंट्स. So, welcome students. I am Surbhi Verma from Eton Academic Operations team. We are into scheduling, conducting your classes, taking care of the timetable, and the other related issues regarding to the academic and operations. So, now regarding the कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, पहले ये एक्सप्लेन करेंगे. इट इज अ हेल्प डेस्क टीम विच इज देयर टू सपोर्ट दी स्टूडेंट्स ओनली. आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू द ईमेल ID टू कॉन्टैक्ट अस. फॉर द क्लैरिफिकेशंस आई वुड मेंशन द एरियाज एंड कंसर्न्स. जो भी कंसर्न्स आपके हैं, जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है या जो भी फीडबैक आप हमसे शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग जैसे शेड्यूलिंग ऑफ दी क्लासेस, जो भी आपका टाइम टेबल है, देन कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल, जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज एट द नॉलेज, द सब्जेक्ट मैटर we are trying to impart to you people. आप उससे satisfied हैं या नहीं? अगर है, well and good, we would welcome your feedback. कोई प्रॉब्लम है, आप हमें मेल कर सकते हैं. Cooperation by the center coordinator. बहुत सारे इश्यूज होते हैं सेंटर्स पे, जो आप वहां से, क्योंकि दूर बैठे हैं, हमसे वाया सैटेलाइट अक्रॉस कंट्री क्लासेस जा रही हैं, कन्वे नहीं हो पाते हैं. वो सारे इश्यूज भी सेंटर्स पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एमिनिटीज को लेके, सेंटर्स पे जो फैसिलिटीज को लेके, जैसे ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, विजिबिलिटी ऑफ द बोर्ड एक कंसर्न हो जाता है स्टूडेंट्स का, देन एयर कंडीशनर्स, इन सब चीजों से रिलेटेड और भी जितनी भी एरियाज आप फेस करते हैं कि डिस्कस करना चाहिए, वी डू वेलकम आवर स्टूडेंट्स, यू कैन शेयर विद अस. अभी एक छोटा सा एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया गया है, जिसके आंसर्स हम कहेंगे कि आप जरूर हमें मेल कीजिए, जिससे आपका फीडबैक हमें पता चलेगा. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ फार डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट एजुकेशन इज सक्सेसफुल? जो हमने सैटेलाइट एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि आप लोग सब अक्रॉस कंट्री इतनी दूर दूर बैठे हो, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर पढ़ते हो, वो आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फाइंडिंग इट? तो आप इन 4 पैरामीटर्स पे उनको रेट करेंगे, दैट इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड एंड पुअर. हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू रैंक आवर आइडिया ऑफ क्वेरी सॉल्विंग थ्रू SAS? SAS के थ्रू आप क्वेरीज जो अपनी मेंशन करते हो, आई नो SAS में प्रॉब्लम है, दैट इज एट द टेक्निकल एंड, जो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, बट स्टिल मैं चाहूंगी कि फीडबैक एक मिले कि जो आइडिया है SAS का कि इतनी दूर बैठे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे या फैकल्टी से अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आप लोगों को क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल है? अगेन आप इन 4 पैरामीटर्स पे मेंशन करेंगे, आंसर देंगे उसके. थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू फील एनी इनकन्वीनियंस विद द विजिबिलिटी ऑफ द बोर्ड? बहुत बार सेंटर पे प्रॉब्लम कुछ हो सकती है
कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, या बच्चे कहीं आगे पीछे बैठे हैं तो वहां से एक पर्टिकुलर जगह से बोर्ड विजिबल नहीं है जो कि पूरा क्लास में होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन रिप्लाई इन येस और नो। वी शिल ट्राई एंड लुक इनटू इट कि किस पर्टिकुलर सेंटर पे क्या प्रॉब्लम है, और कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, how would you rank the promptness of the faculty on the SAS? Now again the question is for SAS, which is creating a trouble today, कि आप लोग वहां से अपनी जगह पर बैठे हुए अपने सेंटर से फैकल्टी से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्या फील होता है कि इज इट सक्सेसफुल इनफ, वो भी आप इन 4 पैरामीटर्स पे रैंक करेंगे। नाउ बाय द एंड ऑफ आवर क्वेश्चनेयर, द email ID, I would like all of you to note down this email ID where you can share your ideas with us, your feedback with us, and all the trouble and problem that you are facing at your center. That is eton.helpdesk@gmail.com. So I hope all the students have noted down. And I would appreciate your feedback on this given email ID, eton.helpdesk@gmail.com, and would love to resolve your problems and would love to share the feedback with you. Thank you, students. अभी आपने सुरभि मैम से सब बातें सुनी। आप अपनी सभी समस्याएं सुरभि मैम को बताएं। हालांकि मैं सुन रहा था बाहर, जिसमें बच्चे बता रहे थे कि हाँ बड़ी दिक्कतें हैं और सब कुछ है, लेकिन स्टिल इतनी समस्याओं के बीच एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप अपने शहर बैठे हुए हैं, अपने घर के पास बैठे हुए हैं, जिस वजह से आप क्लास ले रहे हैं। बेटे काम तो हमारे पास आज का है अभी, लेकिन आज मुझे कहीं जाना है और पहले क्लास लेट स्टार्ट हुई, उसके बाद ब्रेक में कुछ इश्यूज थे, और अब मैं इसके बाद अभी क्वेश्चन अगर स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। मुझे एक्चुअली आज डॉक्टर को दिखाना है, मेरी कुछ ऑपरेशन हुआ था आंखों में। अब चश्मा तो चेंज किया है, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है आंखों में कुछ देखने में, तो आज सर में दर्द है इस वजह से। तो हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करें। अगली क्लास हमारी सैटरडे को नहीं है, अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को है। तो सैटरडे को आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है, उस टेस्ट को दीजिएगा और हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।